नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया खिताब जीत चुकी है, लेकिन कप के चर्चे, भारतीय टीम के हार के चर्चे अभी भी जारी हैं। लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, कोई कुछ कोई किसी को पनौती कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई रोहित के बारे में बात कर रहा है, कोई विराट के बारे में बात कर रहा है, कोई शमी के बारे में बात कर रहा है, कोई सूर्या के बारे में बात कर रहा है, कोई अश्विन के बारे में बात कर रहा है। इन तमाम बातों और चर्चाओं के बीच हालांकि एक बात ज़रूर कॉमन है कि लीग मैच में अपने पहले पड़ाव से लेकर और वर्ल्ड कप फाइनल तक का जो सफ़र इंडियन टीम ने तय किया, भारतीय क्रिकेट टीम ने तय किया, उसकी सराहना सब लोग कर रहे हैं कि हमारी टीम जो है बहुत अच्छा खेली। अब ये अलग बात है कि फाइनल वाला दिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का था, वो ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला उस दिन और उसे जीत हासिल हुई। लेकिन भारतीय टीम ने जो सफ़र तय किया रोहित शर्मा की कप्तानी में, वो एक शानदार सफ़र था और एक शानदार प्रदर्शन था। हमें गर्व है अपनी भारतीय टीम पे और जिस टीम ने इतना शानदार खेल दिखाया, और हमें उम्मीद है कि आगे भी ये टीम इसी तरह से प्रदर्शन करती रहेगी, इसी तरह से एकजुट रहेगी और इसी तरह बेहतरीन बल्लेबाजी गेंदबाजी का मुजाहिरा करती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भोर की बात। दोस्तों, आज हम आपके साथ थोड़ा सा लेट जुड़े हैं, 5-7 मिनट लेट हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। जो लोग हमसे जुड़ गए हैं उनको मेरा नमस्कार है, जो लोग बाद में जुड़ेंगे उनको भी मेरा नमस्कार है, और जो लोग मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। और आज की बात का जो मैं पहली खबर जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, तो वो खबर जो है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के चुनाव को लेकर कॉलेजियम एक वो है, तरीका है। कॉलेजियम के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का चुनाव होता है, लेकिन अंतिम डिसीजन जो है वो केंद्र सरकार का होता है। मतलब केंद्र सरकार जो नाम कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट का भेजता है उस पर वो मुहर लगाती है। हालांकि इसको लेकर जो है वो लगातार बातें उठती रहती हैं। कभी केंद्र सरकार पे आरोप लगाया जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट पे भी आरोप लगाया। जैसे किरण रिजिजू जब कानून मंत्री थे तो उन्होंने इस सिस्टम का बड़ा विरोध किया था और कहा था कि ये ठीक नहीं है। तो एक खबर छपी है ये एक छोटे से अखबार में कि कॉलेजियम को लेकर केंद्र के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया और कहा कि चुनिंदा तरीके से न्यायाधीशों के तबादले स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये संदेशवाहक नाम का एक अखबार है, इसमें ये पहले पन्ने पे छपा हुआ है। मुझे लगता है कि नहीं कि जो बड़े अखबार है उसमें ये खबर होगी, या होगी तो इतने बोल्ड तरीके से होगी। आप ये देख सकते हैं कि कितने बोल्ड तरीके से ये अखबार में छपा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी देने में केंद्र के रवैये को मनमाफिक तरीके से चुनाव वाला बताया और कहा कि इससे अच्छा संदेश नहीं जाता, ये स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि कॉलेजियम ने जिन 11 न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की है उसमें से 5 का स्थानांतरण कर दिया गया है, लेकिन 6 के मामले अभी भी लंबित हैं। इसमें 4 गुजरात उच्च न्यायालय से और एक इलाहाबाद और दिल्ली उच्च न्यायालय से है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु दुलिया जी की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लिए हाल में जिन नामों की सिफारिश की गई है उसमें से 8 को मंजूरी नहीं दी गई है और इनमें से कुछ न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। शीर्ष न्यायालय के कॉलेजियम में सदस्य न्यायमूर्ति कौल ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी से कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार आपने 5 न्यायाधीशों के तबादले किए हैं, आदेश जारी किए हैं। 6 न्यायाधीशों के लिए आपने आदेश जारी नहीं किया है, इसमें 4 गुजरात के हैं। पिछली बार भी मैंने कहा था कि इससे अच्छा संदेश नहीं जाता है। न्यायाधीश ने कहा कि यह स्वीकार नहीं है। पिछली बार भी मैंने इस बात पर जोर दिया था कि चुनिंदा तरीके से स्थानांतरण मत कीजिए। तो ये चलता रहेगा और इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। दोनों सर्वोच्च संस्था है, एक न्यायपालिका है, एक कार्यपालिका है। ये दोनों आपस में समझेंगे। तो अब दूसरी खबर आपको हम सुनाते हैं, वो है बांके बिहारी से। तो बांके बिहारी के बारे में कोर्ट ने कह दिया है कि भैया ये जो कॉरिडोर है
अपने पैसे से आप बनवाइए। बांके बिहारी कॉरिडोर जैसे विंध्याचल मंदिर का कॉरिडोर बना, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, अयोध्या में जैसे बन रहा है, उसी तरह हमारी सरकार जो ये चाहती है कि जो बांके बिहारी वृंदावन, जहाँ बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं, तो वहाँ भी जो है एक कॉरिडोर बनाया जाए ताकि श्रद्धालुओं जो वहाँ दर्शन करने जाते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने की सरकारी योजना को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत दर्शन प्रभावित किए बगैर अपने धन से ये दायित्व पूरा करे। मंदिर के बैंक खाते में जमा 262.5 करोड़ रुपए को न छुआ जाए। मतलब मंदिर ट्रस्ट में जो पैसा जमा है 262.5 करोड़, उसका कुछ नहीं करना है, उससे नहीं बनवाना है, अपना पैसा लगाइए। ये कोर्ट ने कह दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। मंदिर प्रबंधन में भी हस्तक्षेप ना हो। कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन से भी कहा कि किसी भी श्रद्धालु को दर्शन करने से न रोकें। जिला प्रशासन को आदेश का पालन सुनिश्चित कर 31 जनवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। कोर्ट ने इस मामले में 8 नवंबर को सुनवाई पूरी होने तक फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूरी होने के बाद फैसला जो है सुरक्षित रख दिया। कल बता दिया कि भैया आप जो है बनवा लीजिए। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि मानव जीवन किसी की आपत्ति पर असुरक्षित नहीं छोड़ा जा सकता, भले ही निजी मंदिर हो। यदि श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन को आती है तो ये सरकार का दायित्व है कि वह जीवन की सुरक्षा के लिए, यानी मानव जीवन की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए। ये तो बात सही है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने अनंत कुमार शर्मा और अन्य की जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में मिला धार्मिक अधिकार पूर्ण नहीं है। यह मौलिक अधिकार कुछ हद तक लोक व्यवस्था के अधीन है। उचित अवरोध लगाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा सरकार तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से गलियों का अतिक्रमण हटाकर कॉरिडोर योजना अमल में लाए और देखे कि दोबारा अतिक्रमण न हो। याचिका पर अधिवक्ता श्रेया गुप्ता, सेवायतों की तरफ से संजय गोस्वामी, राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा जी, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और मुख्य स्थायी अधिवक्ता कुणाल रवि इत्यादि ने बहस की। तो अब देखिए क्या होता है। इसी में रामलला के बारे में भी एक खबर छपी है। वो खबर ये है कि रामलला की दिन में 5 बार आरती पर विचार हो रहा है। 5 बार आरती माने 5 बार पट बंद करके करेंगे, खोल के करेंगे। राम मंदिर में पूजा अनुष्ठान सहित सभी धार्मिक कार्यक्रमों का स्वरूप तय करने के लिए बनी हाई पावर कमेटी ने मंथन शुरू कर दिया है। रामलला की पूजा रामानदीय परंपरा से करने की विधि को चरणबद्ध करने के लिए एक ग्रंथ भी प्रकाशित किया जा रहा है या किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने सोमवार को यह जानकारी दी। कमेटी के चेयरमैन स्वामी गोविंद देव गिरी के मुताबिक काशी के आचार्यों और ज्योतिषाचार्यों से परामर्श लेकर मंदिर के अनुष्ठान इत्यादि की आदर्श नियमावली बनाई जा रही है। अभी यह विचार भी हो रहा है कि रामलला की आरती दिन में 5 बार की जाए। चलिए भाई 5 बार करिए, क्या दिक्कत है। तो ये तो मंदिरों की खबर हो गई। आपको कोर्ट की खबर सुना दी। अब जरा पहाड़ की खबर सुना दें आपको। तो पहाड़ में खबर ये है कि जहाँ उत्तराखंड में उत्तर काशी में सुरंग में फंसे हैं 41 मजदूर, तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो 9वें दिन यानी कल सोमवार को उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रुहेला ने बताया कि फंसे मजदूरों तक खाने की सप्लाई के लिए 150 mm 6 इंच का है करीब मेरे ख्याल से पाइप डालने का काम पूरा हो गया। यह पाइप 57 मीटर अंदर तक धकेला गया है। इस पाइप के डाले जाने के बाद अंदर फंसे मजदूरों को सामान्य खाना भेजने में आसानी होगी। देर शाम इसी पाइप के जरिए मजदूरों को खिचड़ी भेजी गई। अभी तक अंदर फंसे मजदूर मुरमुरे, उबले चने और ड्राई फ्रूट ही खा रहे थे। मजदूरों को खाने और ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे पाइपों को कंक्रीट ह्यूम पाइप से कवर कर दिया गया है। फिर भूस्खलन होता है तो सप्लाई ये बाधित नहीं होगी। अधिकारियों के अनुसार टनल के ऊपर 320 मीटर दूरी पर ड्रिल के लिए सर्वे टीम ने स्थान चुन लिया है। यहाँ से 89 मीटर गहराई तक 1.2 मीटर व्यास की, मतलब 1.25 मीटर व्यास, क्या गड्ढा खोदेंगे, क्या करेंगे, ड्रिलिंग होगी। इसका सेटअप अगले 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। 2 से 3 दिन में ये ड्रिलिंग पूरी होगी, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन होगा।
बहुत कठिन है डगर पनघट की। सोमवार को डीआरडीओ की रोबोटिक मशीन टीम पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स भी उत्तरकाशी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भीतर की कंडीशन ठीक है, हम 41 मजदूरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने कहा कि सरकार फंसे मजदूरों के रिश्तेदारों की यात्रा, भोजन और रहने का खर्च खुद वहन करेगी। तो ये है उत्तराखंड में। अब आते हैं क्रिकेट पे, जिसकी बात हो रही है। कप से चूके हैं जरूर, लेकिन यादगार बन गए टीम इंडिया के कई शानदार पल। ये सच है कि करोड़ों भारतीयों का एक ख्वाब अधूरा रह गया, मगर मंजिल तक न पहुंचने के रंज में हमें हमारी टीम के शानदार सफर को कतई नहीं भूलना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइनल से पहले 10 में से 10 मैच जिस जोरदार तरीके से भारत ने जीता, वह क्रिकेट इतिहास में एक नायाब पन्ना है। और इस वर्ल्ड कप के कुछ यादगार पल जो है इसमें लिखा हुआ है, कौन कौन से हैं जरा सुन लीजिए। कप्तान रोहित शर्मा के आगे दिल्ली में अगले मैच में थे अफगान गेंदबाज। भारत को 273 रन का चुनौतीपूर्ण टारगेट मिला था। राशिद खान एंड कंपनी के उम्दा स्पिन आक्रमण के आगे यह आसान कतई नहीं था, लेकिन हिटमैन ने पहले मैच की सारी कोर कसर निकालते हुए रौद्र रूप दिखाया और महज 84 गेंदों में 16 चौके और 5 गगनचुंबी छक्कों के साथ 131 रन की शतकीय पारी के साथ विपक्षी आक्रमण को बौना कर दिखाया। रोहित की यह धुआंधार पारी आगे के तमाम मैचों के लिए एक बूस्टर डोज की तरह साबित हुई और लगभग हर मैच में कप्तान के बल्ले ने तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ विपक्षी गेंदबाजों की कुटाई ने भारत का काम आसान कर दिया और तब भारत ने अफगानिस्तान पर 8 विकेट से जीत दर्ज की थी। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ हर मैच फाइनल से पहले फाइनल की तरह हो जाता है और इस बार भी ये मांग थी कि हम अपने चिर प्रतिद्वंदी के खिलाफ अपना स्कोर 8-0 कर दें। हुआ भी वही। भारत के लिए यह मैच नाक का सवाल था, जिसमें उसने एक तरफा अंदाज में जोरदार जीत दर्ज की। अहमदाबाद के मैदान पर पाकिस्तानी बल्लेबाज भारतीय आक्रमण के सामने पूरी तरह बिखर गए और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 191 का टोटल खड़ा कर पाए। बुमराह, सिराज, हार्दिक, कुलदीप और जडेजा सभी के हिस्से में 2-2 विकेट आए। भारत ने सिर्फ 30.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। उसके बाद कीवियों की चुनौती सेमीफाइनल में। वर्ल्ड कप 2019 में न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में भारत का सफर खत्म कर दिया था। धर्मशाला में 22 अक्टूबर को दोनों टीमें फिर टकराई तो न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल के शतक 130 रन और सचिन रविंद्र के 75 रनों की पारी के बूते 273 रन का बढ़िया टारगेट सेट किया। शुरुआती मैचों में 11 से बाहर रहे मोहम्मद शफी ने अपने पहले ही मैच में 5 विकेट झटक कर कीवियों को काफ़ी हद तक अंकुश कर दिया। बादलों की आवाजाही और हवाओं की गति के बीच बोल्ट, फर्गूसन और मैट हेनरी सरीखे बॉलर्स के सामने यह लक्ष्य कुछ कम नहीं था। अच्छी शुरुआत के बाद रोहित, सुमन लौटे तो बीच के ओवरों में लक्ष्य मुश्किल लगने लगा, मगर विराट कोहली ने एक सिरा थामे रखकर जीत पक्की कर दी। ये जब लीग मैच हुआ था उसकी बात हो रही है। सेमीफाइनल में तो मोहम्मद शमी ने कमाल किया था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीतने के एक दिन बाद सोमवार को साबरमती नदी पर रेस्तरां वाले क्रूज नौका पर ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। कमिंस साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज नाम के एक तैरते रेस्तरां में पहुंचे। यहां उनका विश्व कप ट्रॉफी के साथ फोटोशूट हुआ। तो ये है मामला। हाँ, अब देखिए एक नई खबर है और सूर्य कुमार यादव को मिली टीम इंडिया की कमान। T20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार से शुरू हो रहे 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है। श्रेयस अय्यर अंतिम 2 मैचों के लिए टीम के साथ उप कप्तान के तौर पर जुड़ेंगे। श्रेयस अय्यर हाल ही में समाप्त हुए वनडे वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में से सूर्य कुमार और श्रेयस के अलावा ईशान किशन और प्रसिद्ध कृष्णा को भी T20 सीरीज में जगह दी गई है। अब इस T20 सीरीज में जो है उसमें देखिए कौन कौन खेलेगा, नाम पढ़ देता हूं मैं। सूर्य कुमार यादव
कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, उप कप्तान ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, रिंकू सिंह हमारे अलीगढ़ वाले, जितेश शर्मा हैं विकेट कीपर, नए आ गए हैं, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, अवेश खान और मुकेश कुमार, सारे नए लोगों को ऑलमोस्ट जो है ये मौका दिया गया है। अच्छा, भारतीय टीम की एक और उपलब्धि आपको मैं बता देता हूं, इसमें छपा हुआ है कि वर्ल्ड कप के बेस्ट 11 में भारतीय टीम के 6 सितारे शामिल हुए हैं। क्विंटन डिकॉक पहले नंबर पे हैं, 594, 59.40 औसत है उनका। रोहित शर्मा 597 है, रन ज़्यादा है लेकिन औसत इनका 54 है। विराट कोहली 765 रन है, औसत इनका 95.62। डेरिल मिचेल 552, केएल राहुल 452, ग्लेन मैक्सवेल 400, 6 विकेट भी लिया इन्होंने। रविंद्र जडेजा 120 रन, 16 विकेट। जसप्रीत बुमराह 20 विकेट लिया इन्होंने। दिलशान मधुशंका 21 विकेट लिया। एडम जंपा 23 विकेट लिया। मोहम्मद शमी 24 विकेट लिया और जेराल कोटजी 20 विकेट लिया। तो ये हाल है। और भारतीय टीम के प्रदर्शन पर एक इसमें ये नवार टाइम्स में एक वो भी छपा है, संपादकीय भी छपा है, तो मुझे अच्छा लगा। मैं सोचता हूँ आपको पढ़ के सुना दूँ क्या कहा है अखबार ने। जिस तरह से सोशल मीडिया पे सब चल रहा था, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, तो ये है शाबाश टीम इंडिया, ये संपादकीय छपा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल का नतीजा देशवासियों के लिए वह खुशी नहीं दे पाया जिसका करोड़ों आंखें इंतजार कर रही थी। लेकिन यह क्रिकेट का ऐसा पहलू है कि जो इस खेल को खेल बनाए रखता है। इसमें जीत हार से आगे जाता है सवाल कि कौन कैसा खेला। और इस कसौटी पर देखें तो फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम निश्चित रूप से अच्छा खेली, जिसका इनाम उसे जीत के रूप में मिला। लेकिन बात पूरे वर्ल्ड कप की करें तो टीम इंडिया की बराबरी में शायद ही कोई दूसरी टीम दिखेगी। 11 में से 10 मुकाबले उसने न केवल जीते बल्कि अपने उत्कृष्ट खेल से तमाम खेल प्रेमियों को चकित भी किया। अपनी आंखों के सामने अपनी टीम को खेलते खेलते और चमकते हुए शिखर की ओर बढ़ते हुए देखना हर भारतीय के लिए आंखें जुड़ाने वाला अनुभव साबित हो रहा था। एक मैच की जीत हार, भले ही वो फाइनल ही क्यों ना हो, देशवासियों को उस अनुभव का रोमांच नहीं छीन सकती। खासकर इसलिए भी कि उस टीम के खुलने खिलने और चमकने में इंडिया या भारत के खुलने खिलने चमकने की कहानी भी बयां हो रही थी। जो विविधता इस टीम में दिख रही थी वही भारत की भी विशिष्टता रही है। उस विविधता की चमक में ही देश की चमक छिपी हुई है। कैसे भूल सकते हैं कि शुभमन गिल पंजाब के सुदूर बसे एक गांव ऐसे गांव से आते हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रविंद्र जडेजा के पिता जामनगर में वॉचमैन का काम करते थे और मोहम्मद सिराज हैदराबाद में ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। देशवासियों के हर हिस्से और हर तबके के खून और पसीने से मिलकर बनी है ये टीम। फाइनल मैच का नतीजा इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान के रूप में उभरे हैं जो हमेशा टीम को खुद से आगे रखता है। न ही ये तथ्य बदल सकता है कि विराट कोहली और मोहम्मद शमी ने खुद जीकर सिखाया कि कैसे अपने खेल को निरंतर मांझते हुए अपना बेस्ट वर्जन पेश किया जाता है। लेकिन इन तमाम उपलब्धियों के बीच एक देश के रूप में हम इस वर्ल्ड कप से मिले कुछ उन सबको भी याद रखना होगा जो बताते हैं कि हमें कई बिंदुओं पर सुधार की ज़रूरत है। खासकर यह कि धर्म, जाति और क्षेत्र का चश्मा अक्सर हमारे क्रिकेट के प्यार को धूमिल कर देता है, चाहे वह अपने मोहम्मद शमी की किसी भूल से उपजी नाराज़गी हो या पाकिस्तान जैसे देश की टीम के खिलाड़ियों के खिलाफ कुछ लोगों की ओर से व्यक्त की गई भावनाएं और फूहड़ प्रतिक्रिया क्रिकेट की स्पिरिट को कमज़ोर करती हैं। उस स्पिरिट को जो खेल को खेल की तरह लेना और उसे सेलिब्रेट करना सिखाती है। बिल्कुल सही है। तो एक बार मैं भी कहूँगा, आप भी बोलिए शाबाश टीम इंडिया। और टीम इंडिया ने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया भाई, कोई इसमें संदेह नहीं है, और आगे भी वो अच्छा खेल दिखाएगी। तो ये हैं कुछ खबरें। हम कुछ अखबार उठा लेते हैं अंग्रेजी के, देखते हैं उसमें क्या निकला है। जागरण पहले देख लें, जागरण में क्या है। हवा खराब हो गई है शहर की एक बार फिर से दिवाली के बाद।
तो ये है मामला बांके बिहारी कॉरिडोर को हरी झंडी। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं है। टहलने के लिए नहीं है राजमार्ग, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राजमार्ग लोगों के टहलने के लिए नहीं है, लोगों को राजमार्गों पर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। अदालत ने कहा कि कल आप कहेंगे कि पैदल यात्रियों को राजमार्ग पर टहलने की अनुमति दी जानी चाहिए और कारें रुकनी चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? अदालत नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति कैसे दे सकती है? राजमार्गों पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणियां की हैं। भैया राजमार्ग है तो आप गाड़ी खड़ी कर देंगे जहाँ मन तहें, ट्रक वाले, कार वाले, और पैदल चलेंगे, गाय छोड़ देते हैं, भैंस छोड़ देते हैं ऊपर। राजमार्ग मतलब हाईवे तो छोड़ दीजिए, जो एक्सप्रेस वे है उस पर भी। मेरा इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ उस पर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। अब शाम का समय था, अंधेरा हो गया था और हम तीसरी लाइन में गाड़ी चला रहे थे, किनारे सुरक्षा समझ के गाड़ी चला रहे थे। सबसे किनारे वाली लेन में 3 लेन होती है, पूर्वांचल 6 लेन की है, तो तीसरी 3 लेन दोनों गाड़ी दोनों रास्तों पे हैं, दोनों मार्ग पे अप डाउन। और उसमें तीसरी लेन में चला रहे थे हम गाड़ी, और ये सोच के चला रहे थे कि भाई किनारे की साइड है तो जो गाड़ी चलाते हैं 140, 150, 180, वो अपना भैया बीच वाली चाहे किनारे वाली सबसे राइट वाली लेन से निकल जाएं। हम अपना किनारे 80-90, 100, 80-90, 100 चल रहे थे। उसी में अंधेरा हो गया। पूर्वांचल पे लाइट नहीं थी, कहीं कहीं थी, कहीं कहीं नहीं होती है, पैच करके। अब उसी अंधेरे में एक काली गाय थी या भैंस थी या नीलगाय थी, मैं तो अंधेरे में नहीं देख पाया, लेकिन हम मुझसे टकरा गए। और नतीजा ये हुआ कि गनीमत ये थी कि उस वक्त मेरी गाड़ी की स्पीड जो है वो मेरे ख्याल से 90 के आसपास रही होगी, और एयर बैग तुरंत खुल गया। अगर एयर बैग नहीं खुला होता तो मैं और मेरी बेटी थे उस गाड़ी में, पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता। ईश्वर महान है, ईश्वर ने हमें बचा लिया, भगवान ने। और एयर बैग तुरंत खुलने की वजह से हम जो है कुछ हमें खरोंच तक नहीं आई, गाड़ी रुक गई। गाड़ी का बायां हिस्सा आगे का पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और उसके बाद की कहानी है कि मतलब थोड़ी दूर हम चल के गए, लेकिन फिर मुझे लगा कि गाड़ी में आवाज़ होने रही है तो मैं खड़ा कर दिया। फिर मैंने फ़ोन किया तमाम लोगों को, उसके बाद सहायता आई यूपीडा से, आजमगढ़ पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से, यूपी की ट्रैफिक पुलिस से। और फिर अपने घर मैंने फ़ोन किया। बक्सर से करीब 100 किलोमीटर दूर था उस वक्त में, 100-125 किलोमीटर। लखनऊ से बक्सर जा रहा था, तो फिर वहाँ से लोग आए। फिर गाड़ी था कि चलने की पोजीशन में थी, तो गाड़ी चल के आजमगढ़ भेज दिया। आजमगढ़ से मैंने अपने रिपोर्टर को बुलाया, राजीव श्रीवास्तव को, जो आज तक के रिपोर्टर हैं। वो बेचारे आगे अपनी गाड़ी लेकर आए, तो फिर वो गाड़ी लेकर गए और मैं अपने घर की गाड़ी से फिर घर गया। लेकिन जान बच गई, परेशानी बहुत हुई। और ये समस्या है, आदमी तो छोड़ दीजिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि राजमार्गों पर या नेशनल हाईवे पर आदमी तो चलते ही चलते हैं, अब जानवर भी चलने लगे हैं। तो इसका कोई उपाय करना चाहिए सरकारों को, राज्य सरकारों को, नेशनल हाईवे को, NHAI को, यूपीडा को, जो भी जिम्मेदार संस्था है उसे ये देखना चाहिए कि एक्सप्रेस वे पे जानवर कैसे चढ़ जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज इतना काफ़ी है, और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।